सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स बी सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए आज जो लेक्चर हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वह है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात जैव अकार्बनिक रसायन। आप सभी को स्मरण होगा, इससे पूर्व में हम लोगों ने जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्पेशली जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के संबंध में बात की थी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ अनुप्रयोग जो थे उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वह है जैव अकार्बनिक रसायन या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि यूनिट थर्ड का पार्ट है। और जो इसका सिलेबस है जो हमारे एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर है वो इस प्रकार से है, जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैविक प्रक्रमों में आवश्यक एवं सूक्ष्म मांत्रिक तत्व। फिर मेटलोपोरफायरिन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। धातु पोरफायरिन्स मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन। बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस विद स्पेशल रेफरेंस टू कैल्शियम 2+। यह है क्षार एवं मुद्राक्षार धातुओं, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो धातु हैं, मेटल्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। क्षार व मुद्राक्षार धातुओं की जैविक भूमिका, विशेष रूप से कैल्शियम प्लस के संदर्भ में, और नाइट्रोजन यौगीकरण या जिसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो है हमारा कंटेंट है जो कि हम इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है सबसे पहला जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें अपन सबसे पहले इसके संबंध में बात करेंगे, वह है एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या जैविक प्रक्रमों में आवश्यक एवं सूक्ष्म मांत्रिक तत्व। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हमें सबसे पहले बात शुरू करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल जो सिस्टम है या जैविक तंत्रों में विभिन्न तत्वों से बने अनेक यौगिक पाए जाते हैं। इन यौगिकों का अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके बने हुए कई सारे कंपाउंड्स या जिसको यौगिक कहते हैं वो पाए जाते हैं, और इनका जो अध्ययन है वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में उनका जो रोल है उसको हम जो है इसके जैव रसायन जो है वो उसके अंतर्गत उसका जो है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको पढ़ते हैं। जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में लगभग 40 तत्वों की उपस्थिति ज्ञात की गई है। मतलब जो हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं और हम जो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, इसमें लगभग जो है जो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 110 के आसपास जो तत्व हैं उनमें से 40 जो तत्व हैं उनकी उपस्थिति जो है वो ज्ञात की गई है। इनमें से निम्नलिखित तत्व जो हैं वो स्वस्थ मानव शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें जैव रसायन की दृष्टि से आवश्यक तत्वों जो है बायोकेमिकल जो एस्पेक्ट है उसके हिसाब से इनको क्या कहते हैं, हम आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उसमें गिना जाता है। तो देखिए, ये 40 तत्व तो जो है उसमें पाए जाते हैं उनमें से, लेकिन ये जो तत्व हैं इनको हम आवश्यक तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। जो देखिए लगभग इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मेटल्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, देन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, कैडमियम, टिन, वेनेडियम, आर्सेनिक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम के बाद में पहले ऊपर वेनेडियम था, ये टंगस्टन है, और देन निकल। तो इस तरह से ये मुख्य धातु हैं जो कि हमारे लिए एसेंशियल मेटल्स का पार्ट हैं। और नॉन मेटल्स के अंदर हैं हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, सिलीनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों उसमें शामिल होते हैं। तो निम्न बिंदुओं के आधार पर किसी तत्व को आवश्यक तत्व की श्रेणी में लिया जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से जो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे हम किसी भी
तत्व को आवश्यक तत्व मानते हैं। पहला है, यदि कोई जीव उस तत्व के बिना ना तो विकसित हो सकता है और ना ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सकता है। यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स in the absence of that element any organism cannot develop and completes its life cycle। यानी कोई भी जीव उस तत्व के बिना ना तो उसका विकास हो सकता है और ना ही वो अपना जीवन चक्र जो है वो पूर्ण कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस तत्व को अन्य किसी तत्व से विस्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब वी कैनॉट सब्सटीट्यूट दैट एलिमेंट विद एनी अदर एलिमेंट, ये इसके लिए आवश्यक है। फिर है, वह तत्व जीव को की उपाचय क्रिया में सम्मिलित हो तथा जीवन क्रिया को प्रभावित करता हो। मतलब अब उसके लिए थर्ड कंडीशन क्या है कि वो हमारी जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उसमें वो जो एलिमेंट है वो होना चाहिए। यानी कि उस जीव की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें वो तत्व सम्मिलित होना चाहिए और जीवन क्रिया को, यानी कि उसकी हमारे जो लाइफ साइकिल है उसको वो प्रभावित करता हो, है ना। तो ये जो है थर्ड कंडीशन है किसी भी एलिमेंट को के एसेंशियल होने के लिए। और चौथा जो है वह उस तत्व की कमी किसी भी रूप में जीव के लिए घातक हो, यानी कि उसकी अगर कोई एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई तो वो उसके लिए डेट्रीमेंटल है, वो उस जीव के लिए हार्मफुल है, ऐसा जो है उसमें होना चाहिए। तो ये चार कंडीशंस जो हैं वो किसी एलिमेंट के एसेंशियल होने के लिए आवश्यक हैं। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसा अभी हमने पूर्व में देखा, लगभग ये 32 एलिमेंट्स जो हैं जिसमें ज़्यादातर मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, ये लगभग जो है 32 एलिमेंट जो हैं ये हमारे लिए असेंशियल होते हैं। निम्न सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि जीवों के विभिन्न तत्वों का बाहुल्य उस क्रम में नहीं है जिस मात्रा में वे तत्व भू प्रॉपर्टी, मतलब जिसको अपन कहते हैं हमारा जो हमारे आसपास जो सॉइल मिलता है उसके अंदर जो है उसमें और समुद्र में पाया जाता है। तो जो हमारे आसपास की जो मिट्टी है जिसको अपन जो है सॉइल कहेंगे उसमें, और जो समुद्र है उसमें जो पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं जिसको भू प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, अगर सही शब्दों में बोलें तो हमारे चारों तरफ जो अर्थ क्रस्ट है उसमें और जो समुद्र के पानी में ये कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, उसको हम यहाँ पर इस श्रेणी में देखते हैं। इसमें से ऐसे अनेक तत्व हैं जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं पर जैव प्रणाली में उनका बहुत अधिक महत्व है। देखिए अब अपन यहाँ देखते हैं कुछ तत्वों के बाहुल्य का, ये उनके जिनको हम कहते हैं कि पाए जाने के बाहुल्य के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो ये उनका घटता हुआ क्रम है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, तो हमारे चारों तरफ अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है। उसके बाद में सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। अब इसको अगर अपन समुद्र में देखें, हमारा जो सी वाटर है, सी के वाटर के अंदर अगर अपन उसका एलिमेंटल एनालिसिस करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, कार्बन, ब्रोमियम, बोरोन एंड स्ट्रोंशियम। और अगर अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर हम इस मानव शरीर में जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनके बाहुल्य के क्रम को देखें और समुद्र के अंदर पाए जाने वाले तत्वों के बाहुल्य के क्रम को देखें तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग के जो 5-6 एलिमेंट्स हैं वो लगभग सब में कॉमन है। तो और ह्यूमन बॉडी में फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनका रोल होता है, लेकिन जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसमें फॉस्फोरस सल्फर का जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, बाहुल्यता है, वो उतनी नहीं है। इसी तरह से बोरॉन जो है वो समुद्र में पाया जाता है लेकिन हमारे बॉडी में उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। उपरोक्त वर्णित मुख्य तत्वों को सामान्य रूप से 2 समूह में विभाजित किया गया। तो अब जैसे जो ये हमने बात की कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा कहलाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व क्या है? यद्यपि इनमें कोई ऐसा स्पष्ट विभाजन नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना,
जिनकी जो क्वांटिटी है वो जो ज़्यादा है उसको हम कहते हैं वृहद पोषक तत्व। जैसे हमने देखा अभी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, इनको सम्मिलित किया गया। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है जिनकी बहुत ही कम क्वांटिटी जो है वो हमें आवश्यक होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए ये जो वृहद पोषक तत्व हैं इनको हम दिखा रहे हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इनको हम जो है वो सिंपल, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर से या बॉक्स से हम दिखा रहे हैं। और एक उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व को जो है वो हमने एक जो कहते हैं सॉलिड लाइन वाला जो है स्क्वायर है उससे दिखाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, सबसे पहले लिथियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और उधर ऊपर जो है इधर जो नॉन मेटल्स हैं उसमें फ्लोरीन, है ना, सिलिकन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये आयोडीन, ये सभी जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। उसके बाद में कुछ जो है प्रस्तावित जो है प्रपोज ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर है टिन हो गया, लेड हो गया, है ना, ये उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। कैडमियम है। धातु आयन की विभिन्न भूमिकाएं जैव प्रणाली में दृष्टिगत होती हैं। मतलब जो मेटल आयन्स हैं उनकी जो उनके डिफरेंट रोल्स जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें पता लगते हैं। परंतु इनके साथ साथ अनेक धातु आयन, क्रिस्टलीय खनिज, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, वो क्रिस्टल मिनरल्स के रूप में या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में जो है वो जीवों के अंदर पाए जाते हैं। तो उसको अपन ने जैसे आगे एक इसकी टेबल देखेंगे उसमें अपन देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि फॉस्फेट एवं फॉस्फोरस का औद्योगिक दृष्टि से प्रमुख स्रोत जो है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक प्रकार का खनिज है जो कि कैल्शियम 5PO4 होल थ्राइस OH इसका फॉर्मूला है। ये जो होता है हाइड्रोक्सी जो एपेराइट होता है, ये क्या होता है, ये हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हड्डियों, दांतों और जीवों के कवच यानी शेल के का जो है वो एक प्रमुख मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में वो फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरस और फॉस्फेट जो है वो हमारे इस फॉर्म में मिलते हैं और इससे उसको प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे डाइटम जो है, इसकी कोशिका भित्ति में जल योजित यानी हाइड्रेटेड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है जैसे SiO2.NH2O जिसका फॉर्मूला है वो पाया जाता है। तो उससे सिलिकॉन बनाने में उसको काम में ले सकते हैं। खनिज कैल्साइट पक्षियों के अंड कवच यानी एगशेल में, और खनिज एग्रोनाइट जो है वो कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स में और स्तनधारियों में, है ना, मैमल्स के अंदर जीवों की हड्डियों में पाया जाता है। तो इसको अपन ने जो है वो यहाँ पे ये जो डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स जो हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे अंदर होते हैं, हमारे और जीवधारियों में होते हैं, उनको यहाँ पर बताया गया। जैसे अपन ने पहले बात की, जैसे पक्षियों के अंड कवच में उसका जो एक शेल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि उसका सूत्र है और खनिज के रूप में उसका नाम कैल्साइट होता है। ऐसे कैसे एरेगोनाइट जिसके बारे में अपन बात करते हैं वो जो है मोलस्कन्स में वो भी शेल के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें होता है। फिर हमारे हड्डियों की जो हमने बात की थी उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो होता है जो कि मैमल्स के अंदर और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है और उसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो डाइटम, मोलस्कास, है ना, इन सब के अंदर जिसको अपन कहते हैं ना घोंगा, है ना, मोलस्कन्स में ये पाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं, और हमारे बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन कौन से मिनरल्स और नॉन मिनरल्स जो है वो मेटल जो है के रूप में जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अर्थ क्रस्ट में, सी के अंदर और बायोलॉजिकल सिस्टम में किस प्रकार से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी वो पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो आज जो है हम लोगों ने जो बायो इनऑर्गेनिक का जो है फर्स्ट लेक्चर जो है वो आज किया है। इसके आगे जो है हम डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम में रोल है उसके बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।